मेरा नाम है शूजी। न कोई उपनाम न कोई विरासत, बस एक नाम जो मेरा अपना था। लेकिन बचपन में किसी ने मुझे उस नाम से नहीं बुलाया। लोग मुझे कचरा, खरपतवार, हरामी, जहरीला सांप और अंत में भाले का राक्षस कहने लगे। मैंने लड़ते हुए, काटते हुए, लाशों पर चढ़ते हुए खुद को शीर्ष पर पहुंचाया, जहां मुझे भाले का राजा कहा गया। मैं फटे पुराने कपड़े पहनता था, दिन में एक ही आलू से पेट भरता था। लेकिन युद्धभूमि ही मेरा असली घर थी। राक्षस आए, राक्षसी भी, लेकिन मुझसे डरते थे। वो आ रहा है भाले का राजा, सैनिक चिल्लाए, इसे मार दो। मैंने एक की खोपड़ी में भाला घुसा दिया। युद्धभूमि कांप उठी। मुझे मारना जन्म से आता था या सीखा था, फर्क नहीं पड़ता। हर दिन मैं जिंदा तो रहता था, लेकिन मेरा एक टुकड़ा युद्ध भूमि में छूट जाता था। आखिरकार एक दिन वह, जिसे सब कचरा कहते थे, अकेले युद्ध भूमि पर मरा पड़ा था। पर यह अंत नहीं था। किस्मत या ईश्वर की गलती, मैं फिर से जन्मा। पुनर्जन्म। पर बच्चा बनकर नहीं, मैं किशोर अवस्था में था। आईना देखकर समझ आया, ये वो समय है जब मैं हैंडलर था, सामान उठाने वाला। अचानक बाहर हंगामा मचा। बचाओ, सामान को मत जाने दो। ये हाउलिंग टाइगर एस्कॉर्ट ब्यूरो पर हमला था। मुझे देखकर एक डाकू चिल्लाया, तू क्या कर रहा है यहाँ? उसकी चालें कमजोर थीं। मैं समझ गया ये नौसिखिया है। उसने मुझ पर भाला तान दिया, पर मैंने उसका भाला पकड़कर सीने में घुसेड़ दिया। ये क्या मजाक है? उसने आखिरी बार कहा। मेरे अंदर फिर वही पुराना अंधेरा लौट आया। अब मेरे पास युद्ध की प्रसिद्धियां नहीं थीं, पर मेरी मार्शल आर्ट बची थी, जिसे कभी लोगों ने राक्षसी कला। पीछे से तीर आकर मेरे शरीर में धंस गया। एक और डाकू, मैंने उसे भी उसी भाले से भेद दिया। एक भाला, कोई दया नहीं। जब मैं हाउलिंग टाइगर एस्कॉर्ट ब्यूरो के पास पहुंचा, लोग डर से थरथराने लगे। ये आदमी कौन है? तभी उनका नेता आया। मैं डाकुओं का सरदार हूं। मैं मुस्कुराया। अच्छा, ये मजेदार होगा। एक बार में उसे 2 टुकड़ों में काट डाला। बाकी डाकू डर से भागने लगे। भूत है ये, राक्षस है। मैंने तीनों लाशों को अपने भाले में झूलते हुए पीठ पर टांग लिया। अब भाले का भार सही लगता है, मैंने कहा। डैंगो स्टाइल। 3 शव एक भाले में, बुरा नहीं। और इस तरह जब खून और राक्षसी कला फिर से युद्ध में मिले, समय 10 साल पीछे चला गया। और उसी पहाड़ पर भाले का राक्षस फिर लौटा। रात्रि का अंजारी है। एक तेज आवाज गूंजती है। एक भी डाकू बचकर न जाने पाए। चारों ओर तलवारों की टकराहट हो रही है। एक जानलेवा नृत्य चल रहा है। लेकिन इस अराजकता के बीच एक व्यक्ति शांत और स्थिर कदमों से चलता है। शूजी। एक भाला उसके हाथ में है और आंखों में मौत का सन्नाटा। एक आत्मा फुसफुसाती है, हवा हमारी तरफ है। तभी एक शव उसके पास गिरता है। डाकू, लेकिन कोई आम डाकू नहीं। वो शेर की तरह एस्कॉर्ट गार्ड्स को काटता जा रहा था। बाउंटी हंटर्स, तुम होते कौन हो मुझे मारने वाले? आत्माएं उसे पहचानती हैं। ये तो इगियो है, हमारा पुराना सरदार। एक आत्मा प्रार्थना करती है, सर हमारे साथ वापस चलिए। शूजी सारा दृश्य चुपचाप देखता है। तो ये था तुम्हारा पूर्व नेता। थोड़ा तो दम है इसमें। आत्माएं गिड़गिड़ाती हैं, उसे भी अपने साथ ले चलो। शूजी एक अंधेरी मुस्कान के साथ कहता है, ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, मैं उसे पूरी तरह निगल जाऊंगा। इगियो गार्ड्स को बेरहमी से मार रहा है। तभी एक सर्द आवाज उसे पुकारती है, इगियो। वह घूमता है। मुझे नाम से बुलाने वाला तू होता कौन है? शूजी हमला करता है। इगियो मुश्किल से बचता है। ये पागल कौन है? वो देखता है, शूजी के भाले में डाकुओं की लाशें लटकी हैं। आत्माएं उसे ताना देती हैं, डरपोक, अकेला बचा है तू। डर के मारे इगियो घुटनों पर गिर जाता है। शूजी अब अंधकार में डूबा हुआ कहता है, आओ चलो साथ। आत्माएं मिलकर एक राक्षसी दानव का रूप ले लेती हैं। शूजी एक ही वार में इगियो को 2 टुकड़ों में काट देता है। फिर वह एक मंत्र बोलता है, किसी का नाम 3 बार पुकारो और उसकी आत्मा मृत्यु को प्राप्त होगी। बहुत वक्त हो गया इस कला का उपयोग किए हुए। अतीत की झलक। चंद्र रात। पहाड़ों में युवा शूजी खून से लथपथ चढ़ाई कर रहा है। ये मिलिट्री वाले झूठे निकले। गुलामी जैसी जिंदगी है ये। तभी एक अजीब उपस्थिति महसूस होती है। वो क्या था? शूजी डर के मारे सोचता है, पीछे मुड़कर नहीं देखना। एक बूढ़ी आवाज आती है, तू क्यों जिंदा रहने की इतनी कोशिश कर रहा है? शूजी डरते हुए पूछता है, तुम कौन हो?
बूढ़ा एक राक्षसी उपस्थिति कहता है, क्यों नहीं एक जुआ खेलते, शायद इससे तेरी किस्मत बदल जाए। वो पूछता है, तेरा नाम क्या है? शूजी जवाब देता है, शूजी। तभी बूढ़ा उसकी गर्दन पकड़ता है और हवा में उठा देता है। किसी को मारना है? 3 बार नाम पुकारो, फिर देखना क्या होता है। शूजी समझ जाता है, यही है जिसने मुझे राक्षसी शक्ति दी, रक्त राक्षस। वर्तमान में वापस शूजी डाकुओं को एक के बाद एक काटता है, लेकिन अब कुछ अलग लगता है। दिमाग पहले से ज्यादा शांत है। उसे याद आता है, बचपन में मैंने म्याओ जनजाति की श्वास विद्या सीखी थी। यही वजह है कि अब वह अपनी राक्षसीति को पागल हुए बिना चला पा रहा है। अगर कोफू को यह पता चला तो उसकी शक्ल देखने लायक होगी। एक प्रस्ताव। एस्कॉर्ट ब्यूरो की मुखिया झुककर कहती है, कृपया हमारी मदद कीजिए। शूजी ठंडे स्वर में जवाब देता है, इनकार करता हूं। मुखिया हार नहीं मानती। वो झुककर टाइगर पिट सेक्ट की गोल्डन टोकन से सौंपती है। इसे ले जाए, आपको एक विशिष्ट अतिथि के रूप में माना जाएगा। शूजी सोचता है, टाइगर पिट सेक्ट कुछ सालों में यह गायब हो जाएगा। वह टोकन ले लेता है। मुखिया मन ही मन प्रार्थना करती है, कृपया हमें काले डाउ संप्रदाय से बचा लीजिए। शूजी एक जंगली घोड़े पर चढ़ता है। सभी डरते हैं, ये घोड़ा बहुत खतरनाक है। पर घोड़ा शूजी को देखकर पेशाब कर देता है और शांत हो जाता है। मुखिया हंसते हुए सोचती है, इस उम्र में इतनी महारत, क्या ये प्यार है? उपनेता मजाक करता है, बिल्कुल तुम्हारे टाइप का है ना? मुखिया गुस्से में, क्या मरना है तुझे? एक एस्कॉर्ट विस्पर करता है, उसकी भाला तकनीक वो मार्शल आर्ट नहीं, मिलिट्री तकनीक थी। मुखिया सोचती है, वो किसी शक्तिशाली सैनिक परिवार का सदस्य लगता है। शूजी घोड़े से कहता है, अगर फिर पेशाब की तो काट डालूंगा। वो सोचता है, टाइगर पिट सेक्ट अभी मौजूद है। मुझे उस आइकू की याद आ रही है। अब वो कैसा होगा? रात का समय है। आर्मी कैंप का माहौल जोश से भरा हुआ है। चारों ओर से सैनिकों की हंसी ठिठोली, शोरगुल और जीत की कहानियां गूंज रही हैं। इन्हीं यादों के बीच एक सीन साइलेंट मोड में कट होता है और वहां खड़ा है क्वक, जो बीते जन्म की यादों में डूबा हुआ है। वो पहली मुलाकात, जिस दिन मैंने उसे देखा था आर्मी में भर्ती के बाद, उसी ने मुझे पहली बार महसूस कराया था कि ये दुनिया अकेले नहीं कटती। धुंधले से यादों में कैंप का वो पहला रात। साथी सैनिक हंस रहे हैं, गाने गा रहे हैं, लेकिन तभी हवा में एक कड़वी आवाज गूंजती है, नया है क्या तू? रूल नहीं पता तुझे? और फिर धड़ाम, एक भारी भरकम जूता किसी नए सैनिक की पसलियों में उतरता है। जमीन तक हिल जाती है। सैनिकों का सारा जोश अचानक खामोशी में बदल जाता है। उस नई भर्ती को घूरता हुआ एक मुस्कुराते सीनियर, चौड़ा सीना, बाजू में तगड़ा टैटू, जो खाने की थाली की तरफ इशारा करता है। यहां का रूल है, नया बंदा पुरानों को रेशन देगा। तूने खाना बनाया, अब वो हमारा है। शूजी की बगावत, तू कौन होता है रूल बनाने वाला? तभी भीड़ से निकलकर सामने आता है शूजी। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि एक बेहिसाब ठंडा तिरस्कार। ओह, तो ये है तुम्हारा वेलकम रिचुअल? पुराना मतलब गुंडा बनने का लाइसेंस? सीनियर उसकी तरफ घूरता है, तू ज्यादा बोल रहा है, क्या खुद को हीरो समझता है? शूजी अपने स्टाइल में थाली उठाकर कहता है, भाई मैं तो रेशन खाने आया था, ड्रामा देखने नहीं। जैसे ही सीनियर आगे बढ़ता है, एक छोटा सा पत्थर हवा में घूमता है और सीधा शूजी की तरफ आता है। शूजी रुकता है, घूमता है। पीछे से आता है एक बिल्कुल नया चेहरा, एक नया सैनिक, दुबला पतला पर आंखों में जहर। मैकू की पहली लाइन, मैं भी आज ही आया हूं। मतलब, अब बता, मेरे रेशन के लिए तू किक मारेगा? पूरा कैंप सन्नाटा, सीनियर के हाथ रुके हुए। सब सोच रहे अब क्या होगा। सीनियर ने जैसे ही हाथ उठाया, इन्हें अपनी थाली से एक उबला हुआ गरम आलू उठाया और पिच, वो आलू सीधा सीनियर की आंखों पर जा गिरता है। ले खा पहले ये, फिर बात करना रेशन की। सीनियर चीखता है, आंख, ये तो उबलता हुआ था। जल गया मैं। बाकी सैनिक जोर जोर से हंसने लगते हैं। भाई आलू बम फेंका इसने, इतना गर्म था कि इसकी इज्जत उबाल दी। शूजी और एक्कू पास पास खड़े होते हैं। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। दूर से खड़ा ये सब देख रहा है। उसे वही पुरानी याद ताजा हो जाती है। यही था वो, मेरा पहला सच्चा दोस्त,
एक आलू से जिसने पूरी सत्ता पलट दी थी। तेरा नाम क्या है रे? इकू की एंट्री फुल स्टाइल में। पिछले आलू अटैक के बाद कैंप में सन्नाटा था, लेकिन दिलों में हलचल थी। और तभी शुजी एक्कू से पूछता है, भाई वैसे नाम क्या है तेरा? एक्कू थोड़ा मुस्कुराते हुए स्टाइल में गर्दन घुमाता है और कहता है, मेरा नाम इकू है, याद रखना। हाँ, वही एक्कू जो आलू से बमबारी करता है। वक्त बीतता है और फिर आता है वो मनहूस दिन। कई हफ्तों की ट्रेनिंग, दोस्ती और मस्ती के बाद तीनों दोस्त अब असली जंग के मैदान में हैं। गड़गड़ाहट, धूल भरी हवाएं, तलवारों की चिल्लाहट। एक ऐसा मोर्चा जहां मौत और मिर्ची दोनों एक साथ उड़ रहे हैं। शुजी और इकू मिलकर लड़ रहे हैं, लेकिन तभी बचाओ शुजी! एक दिल दहला देने वाली चीख हवा में गूंज। धुंध के बीच से निकलता है एक डरावना साया। उसकी आंखें लाल, दांत खंजर जैसे और पीठ पर खून से सनी छाया। नाम है खोकुफू, खून पीने वाला दानव। वो शुजी को उठाता है और सीधा खाई के ऊपर ले जाकर लटका देता है। तो तुम हो इंसान, ये लो, अपने दोस्त को वापस पाओ। शुजी चीखता है, वो तुझे मार डालेगा। लेकिन भाई इकू कौन सा नूडल खा के आया था, वो सीधा रुकता नहीं। एक्कू बोले, रुको, नहीं तो फट जाएगी ये। इकू जेब से निकालता है एक लाल फ्लेयर और ऊपर उठा देता है। छोड़ उसे, नहीं तो मैं ये फोड़ दूंगा, सब तेरे पीछे आएंगे। उसकी आंखों से बर्फ जैसी ठंडी हवा निकलती है। पूरा मैदान जैसे साइलेंस मोड में चला गया। ठीक है इंसान, मैं छोड़ दूंगा तुम्हारे प्यारे दोस्त को। और अगले ही सेकंड शुजी को उसने सच में छोड़ दिया, खाई में। शॉक्ड शुजी चीखता, इकू भाई क्या ही किया? शुजी की आंखें फटी की फटी। क्या? छोड़ दिया? लेकिन वो तो नीचे गिर रहा है। इकू भागकर खाई के पास आता है और चीखता है। कोकुफू पीछे से एकदम मनहूस हंसी के साथ कहता है, तुमने मांगा था ना कि छोड़ दूं, मैंने छोड़ दिया। अब रो क्यों रहा है बे? पूरा माहौल अचानक इमोशनल ड्रामा में बदल गया। इकू का उग्र रूप, अब तू गया कोकुफू। इकू की आंखों में आग जल उठती है। तूने धोखा दिया, तूने मेरे भाई को फेंक दिया। उसकी हथेली से निकलती है चमकती नीली ऊर्जा। वो गरजते हुए चिल्लाता है और कोकुफू की तरफ फेंक देता है एक आसमानी हमला जो खुद रावण के सिर भी उड़ा देता। एक ऊंचा पहाड़, ऊपर अकेला एक राक्षस खड़ा है। चांदनी रात में उसका साया ऐसे फैला है जैसे किसी हॉरर मूवी का पोस्टर हो। श्री चट्टान के किनारे लटका है, उसकी सांसें उखड़ रही हैं। भाग इकू, भाग, वरना ये तुझे भी मार देगा। लेकिन तभी उस डरावने राक्षस की भारी आवाज गूंजती है, चुप हो जा और सुन मेरी बात। भाई ये तो खुद ही स्क्रिप्ट लिख रहा है। या गंभीरता से कहता है, मेरे अंदर की ऊर्जा बिखर रही है, एक खास जड़ी बूटी चाहिए, लाओगे तो तुम्हें जिंदा रहने लायक शक्ति दूंगा। शुजी और इकू ऐसे देख रहे हैं जैसे भाई ये कौन सा नया एमसीक्यू आ गया। इकू की आंखें सिकुड़ती हैं, शुजी की सांसें हाँफ रही हैं और राक्षस चुपचाप ड्रामेटिक पोज में खड़ा है जैसे कोई झांसी। तभी दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, आंखों में वही सवाल, क्या हम सच में एक राक्षस के लिए जड़ी बूटी ढूंढने जा रहे हैं? कहीं ये बाबा रामदेव ऑफ ब्लड वैली तो नहीं? लेकिन फिर सन्नाटा। तभी वो दानव लाल जलती आंखों से कहता है, तय करो इंसानों, वरना तुम दोनों अगले होंगे मेरे रात के खाने में। अब तो दोनों का चेहरा ऐसा जैसे क्लास में मैडम ने कहा हो, तू खड़ा हो और पूरी कविता सुना। अगर हम मना करें तो मरेंगे, अगर हाँ कहें तो भी हो सकता है मरेंगे, लेकिन शायद जी भी जाएं। तो फिर ठीक है, दोनों ने बोला एक साथ जैसे इंडिया का न्यू ईयर हो गया हो। एंटर पहाड़ी बाबा जी। तभी पीछे से एक और धमाका। एक बूढ़ा आदमी चट्टान के ऊपर लहराते बाल और काले लबादे में खड़ा। पूरा माहौल बदल गया। उसके चारों ओर अंधकार लहराता है जैसे वो खुद नाइट मोड हो। तो तुमने राक्षस से सौदा कर ही लिया? शुजी और इकू ऊपर देखते हैं। अबे ये कौन नया प्लेयर आ गया गेम में? बूढ़ा लेकिन बवाल, ओल्ड बट गोड़ा बोल्ड। उस बाबा की आंखें चमक रही हैं ऐसे जैसे उसने सारा नेटफ्लिक्स देख डाला हो और अब स्पॉयलर्स देने आया हो। उसकी उपस्थिति ऐसी जैसे चाय में काली मिर्च गिर गई हो। अजीब लेकिन मजेदार। ये राक्षस जिसे तुम मान चुके हो वो सिर्फ सौदे का राजा नहीं, वो तुम्हारी किस्मत की चाबी भी हो सकता है। या शब्द भारी, मूड गहरा और दोनों हीरो हक्का बक्का।
अब शुजी और इकू के पास कोई रास्ता नहीं बचा। सामने राक्षस, ऊपर बाबा और नीचे खाई। जिंदगी बनी है मिक्स वेज पुलाव, जिसमें हर चम्मच में कुछ नया चौंक। जगगढ़ माउंटेन की पहाड़ियों में एक टेढ़ी मेढ़ी नुकीली सी पहाड़ी पर एक साया खड़ा है। हवा में उसके बाल उड़ रहे हैं और वो चांदनी में ऐसे चमक रहा है जैसे कोई इमोविलिये पोज दे रहा हो। मैंने उनकी आंखों में एक अच्छी चमक देखी थी। वो कहता है जैसे कोई बुजुर्ग रिटायरमेंट के बाद बच्चों को संस्कार सिखा रहा हो। लेकिन भाई, ये कोई टीचर नहीं, ये है अनरेस्ट्रेन्ड डीमन, टाइगर की भूख और इंसानों की आत्मा का भट्ठा। अब असली बात सामने आती है, ये अनरेस्ट्रेन्ड डीमन क्या बला है? तो जनाब, जब कोई इंसान किसी भयानक टाइगर द्वारा कच्चा चबाया जाता है, जैसे क्रैकल वाली चॉकलेट, और उसका हृदय घृणा से भर जाता है, तो वो इंसान मरकर बन जाता है। यानी ऐसा राक्षस जिसकी आत्मा हर वक्त फुल रेज में होती है और जो अब जीता है सिर्फ अपने मास्टर की सेवा में आत्माएं खपाकर। वाइब्स, ये लोग आत्माओं को खा खा कर अपने बॉस का स्पिरिचुअल रैंक बढ़ाते हैं। हाँ, सही सुना, यहाँ MLM चल रहा है। जितनी आत्माएं दोगे उतना प्रमोशन मिलेगा। अनरिस्ट्रेन्ड इन टेक्निक, ये कोई मामूली जादू नहीं है। अब बात करते हैं इस काले जादू के नागराज की, जिसका नाम है द आर्ट ऑफ द अनरिस्ट्रेन्ड डीमन। नाम सुनते ही लगता है कोई 90s की हॉरर सीरीज शुरू होने वाली है। इस कला के 3 खतरनाक स्टेप्स हैं। कंप्रेशन स्टेज, स्टेज 1, स्टीम इंजन वाली आत्मा। इस स्टेज में आत्मा इतनी दबी हुई होती है कि अंदर से भाप जैसी डिमोनिक एनर्जी निकलती है। फूं फूं करके निकलेगी भाई। शुजी और आइकू इस स्टेज पर सामने खड़े हैं, जैसे 2 बंदे गरम गरम चाय में बिस्किट डुबोने की तैयारी में हों। आंखों में डर नहीं, लेकिन मूंछों में थोड़ा कांपना दिख रहा है। टेम्परिंग स्टेज, स्टेज 2, खून पहुंचते ही इंसान का खून खुद ब खुद जहर में बदल जाता है। हाँ, ऐसा जहर कि एक बूंद से ही एनिमी बोले मम्मी। आइकू की तलवार तो सीधे खून से नहाई होती है, मतलब तलवार नहीं, चलती फिरती टेस्ट ट्यूब हो गई है। जब वो वार करता है तो ऐसा लगता है जैसे कोई बोतल से चटनी फेंक रहा हो, लेकिन वो चटनी मार देती है। ट्रांसेंडेंट स्टेज, स्टेज 3, आत्मा का VIP लॉबी पास। भाई, ये स्टेज है उस दिन के जैसा जब कोई अपनी 3 साल की मेहनत के बाद UPSC क्रैक करता है। यहाँ आत्मा खुद में देवता बन जाती है, लेकिन शैतान देवता। तब इंसान को देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये कभी दूध भात खाता बच्चा था। अब ये आत्मा की तिजोरी खोलकर एक एक करके सबकी इंटरनल पीस को डिमोलिश करता है। फिर से मिलते हैं शुजी और आइकू से। अब जब हमारे दोनों हीरो इस पूरी नॉलेज से लैस हो चुके हैं, वो खड़े हैं अनरिस्ट्रेन्ड डीमन के सामने, और आइकू फुसफुसाता है, भाई, तेरे खून से स्मोक निकल रही है, तेरी तलवार से चटनी टपक रही है। हम लड़ रहे हैं या पाक कला क्लास में आए हैं? लेकिन पीछे खड़ा डीमन सब सुन रहा होता है और कहता है, आर्ट ऑफ अनरिस्ट्रेन्ड डीमन में हंसी मजाक की कोई जगह नहीं बच्चों। शुरुआती वार में ही डीमन की आंखें जलने लगती हैं और हवा में भयंकर काली धूल उड़ती है। हर वार पर लगता है जैसे हॉर्न बजाकर ट्रेन सीधा तुम्हारे ऊपर से गुजर गई हो। जब पाप, पुण्य और प्रेत तीनों का फर्क मिट जाए, जब कोई योद्धा अच्छाई और बुराई दोनों को लात मार दे, तो समझ लो वो इंसान नहीं, डीमन है। खतरनाक टोन में, मैंने अच्छाई भी देखी, बुराई भी, फिर सबको एक थैली में बांधकर फेंक दिया। अब सिर्फ डेस्टिनी है भाई, मतलब जिसने नैतिकता को गोलगप्पे में भर के खा लिया हो, वही डीमन है। शुजी और अकू दोनों ब्रोस एक साथ मैदान में हैं, पीछे लाशें, सामने दुश्मन, और बीच में उनकी टल्ली किस्मत। जब तक सांस है तब तक लात है। अकू की आंखों से रेड लाइट निकल रही है, ना टर्मिनेटर है ना आयरन मैन, बस एक गुस्सैल लड़का जो जिंदा रहना चाहता है। इनकी हालत ऐसी थी जैसे कोई बिजली वाला झटका और इमोशनल ड्रामा एक साथ चल रहा हो। सीन बदलता है, सुनसान जगह, चारों ओर चुप्पी, और बीच में बैठा डीमन जो मेडिटेशन कर रहा है, लेकिन लग रहा है जैसे कैलकुलेटर में फेट कैलकुलेट कर रहा हो। डीमन, ये हमारा आखिरी सौदा है। शुजी और आकू जमीन पर घुटनों के बल, ऐसा लग रहा जैसे मौलवी साहब के सामने इम्तिहान का पेपर मांग रहे हों। लाओ 100 साल पुरानी बर्फीली जिनसेंग। शुजी बिना सोचे समझे बोल देता है, डन। भाई को तो लगा था डीमन अमूल कूल मांगेगा, पर मांग ली जमी हुई जान।
आकू की हालत देखकर लग रहा था जैसे किसी ने उसके मुंह में जिंजर गार्लिक आइसक्रीम डाल दी हो। सर, वो जड़ी बूटी आजकल हिमालय पे खिसक गई है, हमारी पहुंच से दूर है। भाई, तूने पहले नहीं बताया? मैं तो हाँ बोल आया। अब हालत ऐसी हो गई जैसे स्विगी पे ऑर्डर कर दिया हो और डिलीवरी वाले ने कहा, सर, आइटम एंटार्क्टिका में है। अब डीमन से रिक्वेस्ट मोड ऑन कर देता है, आंखों में आंसू नहीं लेकिन हिम्मत की चमक है। हमें मदद दो, वरना हम सिर्फ मरे हुए मिलेंगे। डीमन एक बार फिर रेड आइज ऑन करता है और कहता है, मदद चाहिए तो उस बर्फीली मौत की आंखों में झांकना पड़ेगा। बस भाई, अब असली ट्रिप शुरू होने वाली है, जिसमें रोमांच भी है, बर्फ भी, और शायद एक दो हाथ पैर टूटना भी तय है। शूजी और आकू, दो जवान सिपाही जिनकी आत्मा अभी भी संघर्ष में तप रही है, खड़े हैं उस राक्षसी आकृति के सामने जिसे सब दानव कहते हैं। मगर ये दानव उन्हें मारने नहीं आया, ये उन्हें तोड़ने, गढ़ने और बदलने आया है। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद उसने अपना रहस्य खोला। तुम्हारे अंदर की रगें, तुम्हारे वाइटल मेरिडियंस, इन्हें खोलना होगा। वो कहता है कि जो जड़ी बूटियां उनके पास हैं, उन्हीं से ये प्रक्रिया शुरू हो सकती है। बाकी की जड़ी बूटियां बाद में इकट्ठी की जा सकती हैं। उसकी बात पूरी होते ही उसका चेहरा और सख्त हो गया। पहले तू। शूजी ओनो ही भौचक्के थे। ये सब कुछ अचानक बहुत बड़ा और डरावना लग रहा था। आकू, जो अक्सर शांत रहता है, इस बार गर्ज पड़ा, पहले तू करेगा शूजी, तेरे अंदर वक्त नहीं है, और अगर तू गिरा तो मैं उठाऊंगा। शूजी ने फौरन मना कर दिया, तू पागल है क्या? तू जिंदा रहना ज्यादा जरूरी है। लेकिन आकू ने उसकी एक नन सुनी। मुट्ठी ताने हुए अपने गीले कपड़ों में बारिश की धार के बीच गरज कर कहा, तू अभी यही करेगा और मैं हर्ब्स ढूंढूंगा। और फिर वो दृश्य जिसने सबका दिल छू लिया। उसकी कमीज फटी हुई, जिस्म पर तीर धंसे हुए, और हाथ में वो हर्ब्स जिन्हें उसने 1000 मुश्किलों से इकट्ठा किया। हर कदम के साथ उसकी सांस भारी हो रही थी, मगर उसके लबों पर एक हल्की मुस्कान थी। आकू, मैं हर्ब्स लेकर आ गया, अब तेरी बारी है। उसकी चाल लड़खड़ा रही थी, लेकिन आंखों में थी एक अलग आग। उसके अंदर का दर्द, उसकी आंखों के कोनों से बहता लहू, सब कुछ गवाही दे रहा था कि ये सिर्फ हर्ब्स नहीं, ये एक कसम है, अपने भाई के लिए, अपनी किस्मत बदलने के लिए। अचानक शूजी को बिजली का झटका लगता है। अरे नहीं भाई, ये असली वाला। कोई करंट का तार नहीं, ये तो किसी रहस्यमयी ताकत का हमला था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। जैसे ही होश आता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। एक बिना सिर वाला राक्षस जमीन पर पड़ा था। सिर वहीं पास में लुढ़क रहा था जैसे पान की दुकान के बाहर गुटखे का रैपर। चारों तरफ खून ही खून, और उसी मलबे में, गुफा के सबसे अंधेरे कोने में, अकू बैठा है, खून से लथपथ, लेकिन उसकी आंखों में चमक है। आखिरकार वो आ गए, अकू बुदबुदाता है। उसके होंठों पर अजीब सी मुस्कान है, वो वाली जो स्कूल में बच्चे बनावटी टेस्ट पास करके देते हैं। शूजी लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ता है, हर कदम पर खून, हर सांस में डर। ये क्या हुआ यार? तूने ये सब किया क्या? जब दोस्त पबजी में टीममेट मार दे और बोले, गलती से हो गया भाई, वैसा सीन है ये। शूजी की आंखों में पिछले कुछ घंटों की यादें दौड़ती हैं। कैसे दोनों ने मिलकर एक साथ लड़ाई लड़ी, कैसे दोनों को पता चला कि ये मिशन ही फर्जी था। असल में इस पूरी लड़ाई में जीतने का कोई चांस था ही नहीं। ये सब बस एक साजिश थी, एक बड़ा खेल जिसमें शूजी और अकू मोहरे थे। अकू की आंखों में नमी है, लेकिन लहू ज्यादा है। हमें पता था भाई, जिंदा बचने का कोई रास्ता नहीं था। वो धीमे से कहता है। शूजी, जो अब तक रो रहा था, उसे समझ आता है कि अगर हमने पहला वार नहीं किया होता तो शायद अब हम दोनों ही मर चुके होते। शूजी को अकू की हथेली मिलती है, नहीं, चिकन तंदूरी जैसी जल चुकी चमड़ी। शूजी की हालत उस लड़के जैसी है जिसने बोर्ड एग्जाम के बाद मार्कशीट देखी हो। और अकू, वो तो जैसे बोल रहा हो, माँ मैं फेल नहीं हुआ, मुझे तो पेपर ही नहीं मिला था। शूजी के कांपते हाथों में अकू की टूटी हुई सांसें बस थमने को हैं। शूजी लहू से भरे हाथों में अकू को पकड़कर बैठा है। बारिश बंद हो चुकी है, पर उसके मन में अब भी तूफान है। तूने ये सब प्लान किया था क्या? शूजी गुस्से और दुख से कांपता है। अकू हंसता है, वैसी नहीं जैसे कॉमेडी शो में हंसी आती है। ये वो हंसी है जो आंसू छुपाती है। दुश्मन तो पहले से ही म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन प्लान करके आया था, लेकिन उसका एनर्जी अब पूरी तरह खत्म हो चुका है। शूजी का दिमाग घूम गया। क्या मतलब हम दोनों को ही मारने आया था?
भाई, ये तो वही वाला प्लॉट है जैसे दो लोगों को शादी में बुलाकर दोनों की प्लेट छीन ली जाए। शूजी कुछ बोलता इससे पहले अकू पूछता है, तुझे पता है तुझे क्यों बख्शा गया? क्यों? क्योंकि तू एक जमाने में टाइगर एनफोर्समेंट ब्यूरो का हिस्सा था। अरे भाई, ये क्या? अब शूजी की लाइफ में भी निकला एक पुराना सरकारी जॉब। अकू धीरे से अपनी असली पहचान उजागर करता है। मैं टाइगर पिट सेक्ट का आखिरी जीवित सदस्य हूँ। और वही टाइगर पिट सेक्ट जिसके बारे में शूजी ने कभी तारीफ की थी, जिनके नेता दयालु थे। अकू कहता है, तू वो अकेला था जिसने मेरे माता पिता की तारीफ की थी, किसी ने नहीं की। जैसे किसी को याद आ जाए कि उसने 8वीं क्लास में गलती से किसी को भाई साहब बोल दिया था। अकू की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही हैं। उसके लहूलुहान चेहरे पर एक अजीब सी शांति है। तू मिला, बस इसी बात की खुशी है। मेरे लिए तो वही फैमिली बन गया था तू। शूजी कुछ कह नहीं पाता, बस अकू का हाथ उसकी उंगलियों से धीरे धीरे फिसलता है। यार, ये सीन इतना हैवी था कि मेरे कीबोर्ड ने भी एक आंसू गिरा दिया। गुफा में अब केवल एक की सांसें बची हैं। शूजी अकेला, टूटा हुआ और एक और दोस्त खो चुका। वो अकू के शब्दों को याद करता है, टाइगर पिट सेक्ट, टाइगर एनफोर्समेंट ब्यूरो, और वो पुराना रिश्ता जो वो खुद भूल गया था। अब शूजी जान गया है, उसकी लड़ाई सिर्फ दुश्मनों से नहीं, अपने अतीत से भी है। कभी कभी बदला लेने से ज्यादा जरूरी होता है। वो वजूद मिटा देना बदले को जन्म देता है। शूजी अब सिर्फ लड़ नहीं रहा, वो इतिहास दोबारा लिख रहा है। बदला लेना, ये शब्द किसी चाकू की तरह हवा को चीरते हुए निकलते हैं। अकूज की आवाज कांप रही थी, शरीर ठंडा पड़ता जा रहा था। शूजी का हाथ उसके लहूलुहान सीने पर था। एक आखिरी पकड़, और फिर एक कठोर झटका। शूजी ने खुद को अलग किया, लेकिन उसकी आत्मा में वो दर्द हमेशा के लिए जल चुका। मैं अब किसी को मरने नहीं दूंगा। इस जन्म में बदला लेने की नौबत ही नहीं आने दूंगा। ऊपर भागता है। वर्तमान में शहर की भीड़ भाड़, चमकती गाड़ियां और बीच में शूजी जिसके चेहरे पर था एक ही लक्ष्य, हू क्लैन को बचाना। उसने पहले ही समय की दिशा बदल दी थी। वो जानता था भविष्य अभी से बदल चुका है, लेकिन ये काफी नहीं था, क्योंकि खतरा अब भी जिंदा था। मुझे यकीन है ये रास्ता वही है, पर क्या मैं सही समय पर पहुंच पाया हूं? शहर से दूर एक विशालकाय पत्थर का दरवाजा। शूजी वहां पहुंची, लेकिन डरावनी। क्या यही उसका गंतव्य है? तभी कोई आदमी दिखता। शूजी धीरे से हाथ उठाता है, एक इशारा, बस एक सवाल पूछना था। पर वो आदमी जैसे किसी और ही भ्रम में था। चेहरे पर उलझन, फिर अचानक गुस्सा, जैसे शूजी उसकी किसी पुरानी बर्बादी की याद हो। तू मुझसे सवाल करेगा? और बिना सोचे समझे उसने झपट्टा मारा, एक घूंसा हवा को चीरता हुआ शूजी की ओर। लेकिन अगली ही सेकंड वो हवा में थम गया। शूजी की उंगलियां उसकी खोपड़ी पर थीं, उसके आंखों में एक चमक नहीं, एक जलता हुआ संकल्प। मैंने बस एक सवाल पूछा था, तूने जवाब देने की जंग चुन ली। अब परिणाम भुगत। शूजी की पकड़ में फंसा वो आदमी अब कांप रहा था, उसकी आंखों में डर, लेकिन साथ में पहचाना हुआ चेहरा। तुदमी, वो हैनन जिसने हू क्लैन की आखिरी रक्षक को बचाया था, वो जो टाइगर एनफोर्समेंट ब्यूरो से था। शूजी की आंखों में फिर हल्की चौंक, लेकिन अगले ही पल कठोरता। मतलब वो मुझे जानते हैं, पर इसका मतलब ये भी है हू क्लैन के खिलाफ गद्दारी कहीं ज्यादा गहरी है। शूजी ने उस आदमी को छोड़ा, लेकिन शब्दों में जहर था। ये आखिरी बार है। जब किसी ने सवाल पूछने पर मुझ पर हाथ उठाया, तो सीन शुरू होता है उस आग बबूला बंदे से जो अब तक जमीन पर बैठा है, थोड़ा गुस्से में, थोड़ा कंफ्यूज्ड। तू बार बार वही बात क्यों पूछ रहा है बे? मैं कोई गूगल मैप हूं क्या? शूजी का चेहरा शांत, एकदम बुद्धा मोड में, आंखें सीधी उसकी आत्मा में झांक रही थी। बस एक सवाल, ये बिल्डिंग, क्या ये टाइगर पिट सेक्ट है? अब बंदे का दिमाग थोड़ा ठिकाने पर आया, घुटनों पर बैठते हुए चिल्लाता है, बस एक सवाल, यही है टाइगर पिट सेक्ट। शूजी ने राहत की सांस ली। तो अब शुरू होता है। तो बताओ, इस सेक्ट का लीडर फैंग वू है और उसकी पत्नी लिन जुआ? अरे बाप रे, तू तो इतिहास जानता है। हाँ हाँ, बिल्कुल वही। तो फिर उनका बेटा अकू है ना? मैं ऐसे किसे हैं? क्या बोल रहा है तू? नहीं, उनका बेटा अकू नहीं है। शूजी का दिमाग एक सेकंड के लिए लोडिंग में चला गया। उसके चेहरे पर वो लुक आया जैसे किसी ने पिज्जा मंगवाया और वेज निकल गया। क्या?
आकू नहीं है। मन थोड़ा नजरें नीचे करता है, फिर धीरे से बोलता है, बेटा पहले अकू ही था पर अब नहीं है। शुजी की आंखें फट जाती हैं, जैसे उसे पता चला हो कि टाइमलाइन ने उसके साथ अप्रैल फूल खेल दिया। मतलब मैंने जो पास्ट में जाके बदला, उसने तो पूरे खानदान का डीएनए ही बदल डाला। शुजी मन में, अगर अकू उनका बेटा नहीं है तो फिर अकू कौन है? कहीं मैं खुद तो नहीं। शुजी का दिमाग घूम गया। जब समय बदलता है तो जेंडर भी बदल जाता है क्या? शुजी खड़ा था, जैसे उसका दिमाग एक पुरानी हार्ड डिस्क से अपडेट ले रहा हो। हर चीज वैसी थी जैसी उसकी पिछली जिंदगी में, बस एक बात नहीं मिल रही थी, अकू। शुजी सोचता है, अगर सब कुछ पहले जैसा है तो फिर आकू क्यों नहीं है, और ये कीकू कौन है? उसकी आंखों में वही मेन अब विलन बनूंगा वाली सीरियसनेस। वो उस आदमी की कॉलर पकड़ लेता है, जैसे हीरो नहीं, कॉल सेंटर का कस्टमर हो जिसने गलत बिल थमा दिया हो। अमानो, मुझे सच बता, अगर मैं टाइगर पिट सेक्ट जाऊं और वहां कोहिकू नाम का कोई निकला तो फिर क्या? हाँ ना, हाँ, कोहिकू वही है। तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो वहीं मिलेगा। शुजी चौंक गया। मतलब जिसको वो तलाश रहा है वो है भी, पर जैसा उसने सोचा था वैसा नहीं है। तू इतना हैरान क्यों हो रहा है भाई? अभी थोड़ी देर पहले तो तू पूछ रहा था कि उनका बेटा कीकू है क्या, अब फिर से वही बवाल क्यों? क्या बेटा कीकू? और वहीं आता है आज का बड़ा खुलासा, इतिहास ने एक और प्लॉट ट्विस्ट दे मारा था। क्यों भाई? क्यों बार बार यही पूछता है कि कीकू बेटा है? हमारे पास कोई बेटा नहीं है। टाइगर पिट सेक्ट में सिर्फ एक संतान है, और वो है हमारी बेटी। तभी जैसे किसी संगीतमय ड्रामा में एंट्री होती है, द्वार पर खड़ी होती है एक सुंदर घूंघट पहने आत्मविश्वास से भरी महिला, जिसके चेहरे पर तेज और चाल में रॉयलिटी थी, जैसे स्क्रीज हो गए। लड़की है? कीकू लड़किन। शुजी की आंखें फटी की फटी, जैसे उसने गलती से गेम ऑफ थ्रोन्स चला दिया हो। शुजी सोचता है, अभी तक अकू लड़का था, अब अकू ही गायब। कीकू नाम तो वही है, पर जेंडर बदल गया। भाई ये क्या बवाल टाइमलाइन है? हवा में गुलाबी पंखुड़ियां उड़ रही थी एक डिवाइन सी रोशनी में। जब वो आई, शुजी का दिमाग फ्रीज। शुजी सोचता है, ये अकू है, वो एक महिला। मुझे लगा था वो भाई है, पर ये तो दीदी निकली। पास्ट की यादें मिल नहीं रही और दिल में कंफ्यूजन फुल एचडी में चल रहा है। मेरे पास टाइगर पिट सेक्ट का गोल्ड टोकन है, इसे दिखा दूं तो मैं सीधा वीआईपी एंट्री ले सकता हूं, पर अगर अभी बता दिया तो बाद में अंडर द कवर काम कैसे करूंगा? नहीं भाई, चालाकी से चलना है। और तभी सारा काम मोमेंट धराशायी हो जाता, और सामने से एक आदमी बिल्डिंग से निकला, जैसे किसी ने वॉशिंग मशीन से सीधा लॉन्च कर दिया हो। तू वही है नन, घोड़े की लीड साफ करने वाला? कहाँ भाग गया था बे? भाई ये किस टाइमलाइन का साइड क्वेस्ट एक्टिवेट हो गया? बाकी कहाँ हैं? और तू स्टेबल छोड़ के भाग क्यों गया? वापस आ। शुजी कुछ बोलता, उससे पहले ही भाई साहब ने घसीटा और पटका जमीन पर। शान से उठे हुए वॉरियर का अब कपड़ों पर लीड लग चुकी थी। एंट्री होती है टाइगर सेक्ट के स्टेबल मैनेजर वुयन की। घोड़े संभालते हैं, पर एटीट्यूड लार्ड का। नाम वुयन, काम घोड़े का गोबर और भूसा। रूल, चुपचाप काम करो वरना लीड से भी खराब हाल कर दूंगा। ये आदमी तो मानो घोड़ों का माफिया है। देखो भैया, हालत तेरे होमलेस जैसे है, इसलिए ऑफर दे रहा हूं। काम है गोबर उठाना और चारा डालना। पगार नहीं मिलेगी, पर नींद फ्री है। शुजी सोचता है, सही है, कम से कम सेक्ट में तो रहूंगा, लेडी कीकू के करीब भी रहूंगा, और अगर भाग्य अच्छा रहा तो प्रमोशन मिल के लीड से बाहर आ जाऊंगा। ठीक है, मुझे ये गोबर जॉब मंजूर है। और इस तरह शुजी, जो एक समय का वॉरियर किंग था, अब टाइगर सेक्ट में बन गया है असिस्टेंट टू द असिस्टेंट स्टेबल बॉय। तो जनाब, कहानी वहीं से शुरू होती है जहां दिल टूटे, कपड़े मैले और उम्मीदें आधी बची हों। शुजी, जो अब घोड़े के गोबर वाला बन चुका है, और उसकी हालत देखकर वुयान का दिमाग घोड़े से भी ज्यादा बिदक चुका है।
तुझे 2 दिन पहले सब बताया था, याद नहीं? शुजी थोड़ा सर झुका के, मुझे नहीं पता। बस फिर क्या था? वुयान का गुस्सा अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में चला गया। आंखें बाहर, मुंह से झाग और आवाज ऐसी जैसे WWE रेसलर रिंग में घुस चुका हो। क्या मतलब नहीं पता? तू कौन सा राजा का बेटा है? हमने तुझे शरण दी, खाना दिया, नींद दी और तू काम से भाग गया? शुजी का रिएक्शन ऐसा था जैसे वो अंदर से बोल रहा हो, भाई तू चिल्ला ले, मैं तो NPC हूं इस गेम में। अचानक एक आवाज आती है, धड़ 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 धड़। एक जंगली घोड़ा एंट्री मारता है जैसे रणवीर सिंह की फिल्मी एंट्री हो। घोड़ा न तो घास देख रहा है न इंसान, बस तूफान की तरह घुस आया और वू यान टीम को बेचारे कंचे की तरह उड़ा दिया। भाई, पगले घोड़ा है या गेंडा? एक बंदा उड़ते हुए बोलता है। मेरी रीढ़ की हड्डी कहीं और है अब। शुजी वही खड़ा है, एकदम शांत, नन हिला नन डरा। क्या ये मेरा स्टैंड है? और तभी आवाज आती है हंसी की। हा हा हा। जैसा सोचा था वैसा ही निकला, टॉप ग्रेड घोड़ा। और एंट्री करता है जो कबीले का शाही लाला छो साहब। स्टाइल ऐसा कि जैसे हर बत्ती उसके सामने खुद झुक जाती हो। मैंने इस घोड़े के लिए इतना पैसा दिया है जितने में एक महल खरीद सकते थे, लेकिन फिर भी ये साला नहीं मानता। पैसा तेरे बाप का, अकड़ मेरी अपनी है। ये है वही जाओ। एक सीनियर वर्कर कहता है, ये तो वही बिगड़ा हुआ है जो कबीले का भटका वारिस। ये यहां क्या कर रहा है? वुयान दर्द से चिल्लातांग, टूट गई शायद। अब चुप नहीं है, वो नहीं बोलता, लेकिन उसकी आंखों में बोलता है अतीत। ये वही जाओ है, आकू ने बताया था। वही जाओ जिसने टाइगर पिट सेक को तबाह करने की साजिश रची थी। वो मास्टरमाइंड जिसने शुजी की पिछली जिंदगी को खून और विश्वासघात से रंग दिया, जो नाक सिकोड़ता है जैसे उसे पराठे की जगह गोबर खिला दिया गया हो। इस गोबर की बदबू से मेरी आत्मा तक गंदी हो रही है। चलो अंदर चलते हैं। इन लोगों की शक्ल देखकर ही मेरी शर्ट में दाग लग जाते हैं। हाथ से पंखा झलता है जैसे खुद को इंसानों की मौजूदगी से शुद्ध कर रहा हूं। जी सर। दोनों अंदर चले जाते हैं, पीछे छोड़ते हैं बदबू, घमंड और गुस्से से जलता शुजी। मैंने सुना यहाँ कोई मेहमान आया है। सभी घूमते हैं। सामने खड़ा है एक अजनबी, पर उसकी चाल में है टाइगर जैसी दहाड़, धीमी सांसों के साथ सस्पेंस। यह है यांग जाओ, टाइगर पिट सेक्ट का गुप्त नेता। एक छाया, एक दहशत और शायद एक उम्मीद। खोगन नान पूछता है, तुम यहां क्यों आए हो? जो ठंडी मुस्कुराहट के साथ जवाब देता है जैसे कहानी को आग लगाने आया हो। मैं सिर्फ एक वजह से आया हूं। केनन मेरा श्वसुर है। एक मनहूस सी मुस्कान लिए झाओ सामने खड़ा है। उसकी आंखों में नजर आ रही है एक खिनौनी मंशा, और होंठों पर वो शब्द जो सबके होश उड़ा देते हैं, मैं अपनी भावी दुल्हन से मिलने आया हूं। टाइगर पिट सेक्ट का सेनापति कीनन जोर से चीख उठता है। वो अपने क्रोध को रोक नहीं पाता और तुरंत आकू का नाम लेकर कहता है, मैंने तो ऐसी कोई शादी मंजूर नहीं की। हिंसी हंसता है मानो ये सब खेल हो उसके लिए। अभी नहीं किया, पर जल्द ही करना होगा। जब आकू 16 की हो जाएगी तो शादी तय है। अब टाइगर पिट सेक्ट का लीडर को गनान खुद खड़ा हो जाता है। उसके भीतर का क्रोध जैसे लावा बनकर फूट पड़ता है। तुम्हें शर्म नहीं आती? ये अफवाह फैला के मेरी बेटी का भविष्य बर्बाद करने की हिम्मत कैसे हुई? झाओ अब भी निश्चिंत है, उसका चेहरा किसी भी डर से अछूता। वो कहता है, हमारा झाओ क्लान को क्लान से कहीं नीचे है। आप सोचते हैं कि हम इतनी बड़ी अफवाह सिर्फ आपकी बेटी से शादी के लिए फैलाएंगे? गनान की आंखों से गुस्से की आग जल उठती है, जमीन तक कांपने लगती है। तभी एक कोमल पर दृढ़ आवाज वातावरण में गूंजती है। धीरे धीरे फिजा में फूलों की पंखुड़ियां उड़ने लगती हैं। हर पंखुड़ी के साथ महसूस होती है एक शांति, एक शक्ति, और फिर वो आती है। उसके कदम जैसे हवा में तैरते हों, आंखों में स्थिरता और चेहरे पर एक सख्त निर्णय की जाती हैं, जैसे आकाश ने स्वयं उस पल को पवित्र बना दिया हो। और उन गिरती पंखुड़ियों के बीच खड़ी थी आकू। उसकी आवाज शांत थी, पर उसमें वो धार थी जो तलवार से भी ज्यादा चुभती है। अगर ऐसी बात है तो फिर हमारी फैमिली के बीच कोई सगाई नहीं होगी। झाओ लड़खड़ाता है। तो तुम लोगों को पता नहीं ऐसे अफवाहें कितनी खतरनाक हो सकती हैं। लेकिन एक को अब बात खत्म कर चुकी थी।
अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं, वो कहती है। उसके साथ को गनान की आंखों से भी झलकता है, ऐसा क्रोध जो दुश्मन को जला दे। मैं तुमसे या तुम्हारे जिहाओ क्लान से शादी करने का कोई इरादा नहीं रखती, तुम लोग जा सकते हो। आकू के शब्दों में फैसले की दीवार थी और वो हिलने वाली नहीं थी। हाओ हंसता है, पर वो हंसी अब खींच से भरी है। घमंडी जैसी पहले थी वैसी ही आज भी है। तुम्हारा सेक्ट तो अब कंगाल हो गया है और तुम लोग अब भी खुद को शहजादी समझते हो। वैझाओ अपने लोगों के साथ पीछे मुड़ता है और वहां से चल पड़ता है। हार की कड़वाहट उसके चेहरे पर साफ दिखती है। अब क्या करें, उसके एक आदमी ने पूछा। वैसे भी हम तो बस रास्ते में ही रुके थे, असली मंजिल तो वेश्यालय है। पर जो अफवाह सुनी थी वो तो सही निकली ना। झाओ की आंखें झपकती हैं और वो अपने आदमी की ओर झुककर पूछता है, तो क्या वो सच में वैसी ही है? उसका साथी धीरे से मुस्कुराता है। असल में वो अफवाह से भी ज्यादा खूबसूरत है। अब समझ आया मैं क्यों पागल हूं उसके लिए। और दोस्तों, यहीं से शुरू होती है उस अंधे जुनून की कहानी जो एक ठुकराए गए झाओ को एक पागल शिकारी में बदल देगी। इतनी खूबसूरत लड़की और टाइगर पिट की बेटी, ये तो कुदरत से धोखा है। और फिर एक घिनौनी मुस्कान के साथ उसने ठंडी आवाज में कहा, लेकिन अब देर हो चुकी है। एक पापी आदमी ने उस पर नजर डाल दी है, यानी मैं। पीछे से चमचा बोला, बेचारी लड़की। और फिर पूरी गैंग ने उड़ा दी हंसी की बारात। हा 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 हा। सच में ऐसा लग रहा था जैसे किसी बुरे हिंदी टीवी शो का विलेन मोड ऑन हो गया हो। चलो कोठे चलते हैं। और फिर आया असली विलेन, घोड़ा। जाओ ने जैसे ही कोठे के लिए मुड़ा, उसका घोड़ा एकदम नोप मोड में चला गया। घोड़े ने रुककर ऐसा नाटक किया जैसे उसने शराफत का रास्ता चुन लिया हो। अबे क्या हुआ, चल क्यों नहीं रहा? सर, घोड़ा शायद बीमार है। तभी घोड़े की आंखें पलट गई। उसने एक जोर की हिनहिनाहट मारी। थड़ाम! घोड़ा धरती माता को जपने चला गया, सीधा मूविंग से मरे हुए मोड में। और वहां खड़ा है शूजी, हाथ में खून से भरा कुछ। वो था घोड़े का लीवर जो अभी 2 मिनट पहले जाओ के घोड़े के अंदर था। शूजी सोचता है, ये लीवर किसी काम का नहीं। फॉक्सक्लॉ टेक्निक, द आर्ट ऑफ विक्सन, एक ऐसी मारक विधा जिसमें अंग निकाल दिया जाता है बिना एक बूंद खून निकले। शूजी ने घोड़े का लीवर ऐसे निकाला जैसे चाय से इलायची निकाल ली हो, साफ, सटीक और बिना पहचान। उधर जाओ की हालत। अबे ये क्या हो गया, घोड़ा यूं ही कैसे मर गया? गार्ड इधर उधर दौड़ रहे हैं, कोई स्टेबल बॉय को बुला रहा है, कोई घोड़े की नब्ज चेक कर रहा है। लेकिन असली डायलॉग तो जाओ का है। अबे घोड़ा मरा तो ठीक, लेकिन कोठे कैसे जाऊंगा अब? और शूजी दरवाजे के पीछे खड़ा शांति से देखता है। उसकी आंखों में है बदले की आग। कोठे की बात कर रहा था ना, अब तो तुझे सीधा कब्र की ओर भेजूंगा। ये तो सिर्फ शुरुआत है। जाओ, तेरे घोड़े का लीवर गया है, अगली बार तेरा जाएगा। घोड़ा तो मर गया, लेकिन शूजी के दिमाग में हलचल अब शुरू हुई थी। वो जानता था घोड़ा कैसे मरा, उसने खुद लीवर निकाला था। पर असली बात यह नहीं थी। असली झटका तो उसके उस फ्लैशबैक से आया। वो सोचता है, उस आदमी ने सब बर्बाद किया। पर्दे के पीछे वही था। उसे याद आता है एक बार ने कहा था, टाइगर पिट सेक्ट का विनाश जैकलान मैनर के साथ सत्ता संघर्ष का नतीजा था। लेकिन असली कंट्रोल तो किसी और के हाथ में था। एक ऐसा आदमी जो कभी सामने नहीं आया, पर सबकी डोर उसी के हाथ में थी। और तभी उसे याद आया, एको ने खुद को खूबसूरत मानना छोड़ दिया था। उसे अपनी सुंदरता से नफरत हो गई थी। उसने खुद अपना चेहरा आग से जला डाला था। और अब शूजी की आंखों में खून उतर आया। वो लीवर जो उसके हाथ में था, उसे ऐसे मरोड़ा कि वो टुकड़ों में बिखर गया। अब कोई दया नहीं, अब कोई पछतावा नहीं। अपने भाई का बदला मैं लूंगा। अब शुरू होता है बदला शूजी मॉडर्न। शूजी एक झटके में छत पर कूदता है। उसका मन कह रहा है, अब वक्त आ गया है, अब मैं खुद हरकत में आऊंगा। तेज रफ्तार में वो हवाओं को चीरता हुआ भागता है, छत से छत, दीवार से दीवार, जैसे कोई साया, जैसे कोई भूत। रात हो चुकी है। बाजारों में हंसी, शराब, गालियां और शोर। हर गली में जश्न और बेशर्मी। शूजी थमता है एक दुकान के सामने। कृषि औजारों की बिक्री, हर चीज मिलती है। कितना वक्त हो गया यहाँ आए।
वो सोचता है, फिर बिना रुके दरवाजा खोलता है। शूजी दरवाजा खोलता है। अंदर एक बुजुर्ग लोहार बैठा है, लिपटा हुआ पट्टियों में, चेहरे पर झुर्रियां, हाथ में शराब का प्याला और आंखों में एक अजीब सी दूरी। तू कौन है? शूजी एकदम सीधा बोलता है, मेरा नाम शूजी है। लोहार धीरे से बोतल उठाता है, आंखें तिरछी करता है और बोलता है, ऐसा कोई नहीं जानता मैं, अब निकल यहां से। मैं रिटायर हो चुका हूं, हथियार बनाना छोड़ दिया है। लेकिन शूजी पीछे हटने वालों में नहीं। मुझे पता है तू रिटायर हो चुका है, पर मैं तुम्हें सिर्फ एक चीज के लिए चाहता हूं। मुझे एक हथौड़ा बनाओ। हथौड़ा? अबे ये कोई जादू की दुकान नहीं है। लेकिन शूजी शुरू कर देता है पूरे स्पेसिफिकेशन गिनाना। 7 इंच लंबा चाहिए, 4 सुन का घेरा हो, सिर स्पाइरकल हो और वजन की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। क्या कहा? ये डिजाइन तो उसके पुराने दिनों की यादें ताजा हो जाती हैं, लेकिन शूजी उसकी तरफ देखे बिना बोलता है। मुझे भारी, मजबूत और असरदार हथियार चाहिए। हथियार नहीं, मेरा इरादा चाहिए, लोहार फिर पूछता है। हथियार कैसा? शूजी बिना पलक झपकाए जवाब देता है। लोहार झटके से अपना लकड़ी का डंडा साइड में फेंकता है। घड़ाम। दीवार में टंगी एक विशाल भाला नीचे गिरती है। यह मेरा बेस्ट पीस, इस तेज करने में 1 दिन लगेगा। ठीक है, लेकिन खेल अभी बाकी है। शूजी पूछता है, तेज छोटे हथियार हैं क्या? लोहार आंखों में चमक के साथ फिर से डंडा घुमाता है। एक बक्सा टूटता है और उसमें से निकलते हैं दर्जनों तेज लोहे के कांटे। शूजी उन्हें देखते ही पहचान लेता है। ये वही हैं जो मेरी प्लानिंग में आएंगे काम। ये सारे मुझे चाहिए। उसकी आवाज में एक एजेंडा झलकता है। लोहार पूछता है, इतना सब कहाँ पहुंचाना है? और सिर्फ एक शब्द कहता है, पहुंचाने की जरूरत नहीं, मैं खुद लेने आऊंगा। लोहार अभी भी अपने टूटे हुए बेंच पर बैठा है। शराब की गंध हवा में है, लेकिन माहौल में एक अजीब सी तनावपूर्ण चुप्पी। शूजी थोड़ा झुककर उसके सामने आता है और कहता है, बोलो, कितनी कीमत है? लोहार की आंखें लाल हो जाती हैं, उसका चेहरा सख्त हो जाता है। कुछ सेकंड तक वो बस घूरता है शूजी को। तू बहुत उत्साहित लग रहा है, पर इतना सारा हथियार खरीदना सस्ता नहीं पड़ेगा। शूजी की आंखें टिकी हुई हैं। दाम बोलो। आवाज में वो शांति है जो तूफान से पहले आती है। तभी लोहार फुसफुसाता है, 3 दिन पहले मेरी बेटी मर गई। शूजी शांत हो जाता है। कोई प्रतिक्रिया नहीं, पर उसकी आंखें बता रही हैं कि उसने बात समझ ली है। तू खून में ऐसा लथपथ आया कि मैं तो सोच बैठा तू कोई भूत है, लेकिन नहीं, तू असली है। और इसलिए मेरी एक विनती है, उन्हें मार दे। जिन्होंने मेरी बेटी को मारा, उन्हें मेरे बदले मार दे। शूजी धीरे से पूछता है, कौन था जिम्मेदार? लोहार की आवाज में कांपता हुआ जहर। ब्लैक दाओ सेक्ट। 4 लोग थे, चारों दरिंदे। सुन ले, ध्यान से सुन, नाम मैं बताता हूं। और तभी शूजी की आंखों से निकलती है लाल रोशनी। उसकी मुट्ठी से एक रेडरा फूट पड़ती है, जैसे आग से लिपटी सौगंध। नाम जानने की जरूरत नहीं, चाहे कोई भी हो, अब फर्क नहीं पड़ता। जो तेरी बेटी को छू गया वो अब जिंदा नहीं रहेगा। मुझे दुश्मन का नाम जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि चाहे कोई भी हो, मैं सबको मार दूंगा। ब्लैकस्मिथ चौंकता है। ब्लैकस्मिथ हक्का बक्का रह जाता है। अंदर से निकलता है और पूछता है, क्या तू मुझे जहर बेचने वाला व्यापारी समझता है? भाई, मैं तलवार बनाता हूं, ताबीज नहीं। पर तभी वो एक हांडी और कुछ कपड़े शूजी की तरफ फेंक देता है। भालू की खाल और खतरनाक जहर। ये जो कपड़ा है भालू की खाल से बना है, लेकिन ये कोई मामूली भालू नहीं था। इसने सिर्फ 30 लोगों को मारा था। शूजी कपड़ा उठाता है। उसकी आंखों में कोई डर नहीं, बस ठंडी सी संजीदगी। इस जार में जहर है, मायो ट्राइब का, लेकिन मैंने आज तक ये चेक नहीं कि ये असली है या नहीं। धीरे से जार खोलता है। एक हरा सा धुआं जार से निकलता है, जैसे बोतल में बंद कोई आत्मा बाहर आ रही हो। भाई, तू ठगा गया है, ये तो सस्ता वाला जहर है। दुकान वाले ने तुझे बेवकूफ बनाया है।
ब्लैक्स का चेहरा ऐसे बन जाता है जैसे कोई एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग से फेल हो गया हो। धुंध से भरी दुकान, कोने में टंगी पुरानी चीजों के बीच एक हड्डी की बनी लाठी पड़ी है। उस पर एक गहरा सा अजीब सा डार्क करा है, जैसे वो किसी शैतानी तांत्रिक का डंडा हो। एक टक उस हड्डी को घूरता है और धीरे से पूछता है, ये स्टाफ क्या है? मैं इससे मवेशियों को मारता था, काफी पुराना है, कोई दिक्कत है क्या? बुरा नहीं है, वो उसे हाथ में लेकर घुमाता है। जब तक मेरा ऑर्डर तैयार नहीं होता, क्या इसे उधार ले सकता हूं? कहते हुए शुजी मुड़कर जाने लगता है। उसे जाता हुआ देखता है। हवा में सन्नाटा है। कितना अजीब आदमी है, कितना अजीब आदमी है ही। फिर खुद ही जवाब देता है, भूत है या इंसान, क्या फर्क पड़ता है? अगर मेरी बेटी का बदला मिल जाए तो मेरी जान भी सस्ती है। उसे लेकिन उसके चेहरे पर अब डर नहीं, सिर्फ बदले की प्यास है। चमकते हुए दो बड़े पत्थरों के बीच एक भयानक सा काला दरवाजा, जिसके ऊपर लिखा है ब्लैकडाउ सेक्ट, डेथ इज डिसिप्लिन। दरवाजे के दोनों ओर खड़े हैं दो चौकीदार पहरेदार जो हर चीज को शक से देखते हैं। शुजी गांव की गलियों से निकलकर उस दरवाजे की ओर बढ़ता है। उसकी चाल में न कोई हड़बड़ी है, न कोई डर। वो काली लाठी हाथ में लिए चल रहा है, जैसे कोई तपस्वी तांत्रिक यमलोक से लौटकर आया हो। पहरेदारों की नजरें उस पर टिक जाती हैं। ये कौन है? इतनी रात को यहां क्या कर रहा है? अंदर मीटिंग चल रही है, तू यहां से जा और ये सीमा पार मत कर। गार्ड डू सामने आता है और सीधा शुजी के सामने खड़ा हो जाता है। तेरे हाथ में क्या है? और ये कैसी बदबू आ रही है? क्या गटर से आया है तू? तूफानी माहौल, हर कोना धुआं और खून से भीगा हुआ। जैसे ही दुश्मन बोलने की कोशिश करता है, शुजी बिना किसी चेतावनी के उसके सिर पर प्रहार करता है। एक जोरदार धड़ाक की आवाज गूंजती है। उसकी आंखें चमक रही हैं जैसे किसी राक्षसी देवता का अवतार हो गया हो। सामने खड़ा दूसरा लड़का डर से चीख पड़ता है। तू है कौन? शुजी जवाब नहीं देता, बस एक लाल ऊर्जा से घिरी हड्डी पकड़े खड़ा है। हाँ, सही सुना, ये कोई तलवार नहीं, कोई दिव्य अस्त्र नहीं, ये एक घोड़े की हड्डी है भाई। जिसे बाकी लोग कचचरा समझते थे, शुजी उसे हथियार बना देता है। जैसे ही दूसरा बंदा उसकी हड्डी को पहचानता है, घोड़े की हड्डी है। शुजी बिना कुछ बोले फिर से वार करता है। छपाक, खून की बौछार और एक और बंदा डेढ़। अब शुजी खून से सनी हड्डी को देखता है और सोचता है, काम की चीज है ये तो। को याद आता है वो काले नकाब वाले धोखेबाज जो पहले की लाइफ में कई लोगों को भागने का मौका दे चुके थे। पर इस बार कोई नहीं बचेगा, मैं सबको खत्म करूंगा। उसके अंदर की आवाज गरजती है। उसकी चाल भारी है, जैसे यमराज खुद नरक का दरवाजा खोल रहे हों। अब शुरू होता है। एक एक करके दरवाजों से गिरते हैं शरीर। किसी की गर्दन टूटी, किसी की पसली झूल रही। चीखें गूंजती हैं, आह, बख्श दो। पर शुजी नहीं रुकता। उसकी आंखों में रेड ग्लो है और दिल में पुराना बदला। कोई एक शख्स गिरते गिरते कहता है, ये आदमी आदमी नहीं, कयामत है। जैसे ही शुजी खून से सनी जमीन पर चलता है, उसकी नजर एक कोने में कुछ अजीब चीज पर पड़ती है। वो थोड़ा रुकता है। उसकी निगाहें सिकुड़ जाती हैं, जैसे वो कुछ अनदेखा राज महसूस कर रहा हो। चारों तरफ चीख पुकार, दरवाजे तोड़े जा चुके हैं, जमीन खून से गीली है। एक आदमी हाल से चिल्लाता है, अरे छोड़ो, बस कोई लौंडा है, बहुत शोर मचा रखा है। मतलब, ओ भाई, लौंडा समझा है क्या? लेकिन जैसे ही वो लौंडा उनके सामने आता है, एक भारी भरकम आदमी जिसका नाम तक शायद कब्र खोदने वाला हो सकता है, रास्ता रोकर गरजता है, तू है वो ये सब तमाशा कर रहा है। एक और आदमी जिसकी आंखें अध खुली हैं, गुस्से में गरजता है, कसम से बढ़िया नींद आ रही थी, तूने सब बिगाड़ दिया। भाई की नींद खराब करना कोई छोटा गुनाह नहीं है। फिर आता है एक आंख वाला बदमाश, आंख पर पट्टी, हाथ में तलवार और मूड में तबाही। हमारे सेक्ट लीडर अभी एक गेस्ट से मीटिंग में है और तुझे तुरंत निपटा दिया जाएगा। सबके चेहरों पर है घमंड, पर शुजी के अंदर चल रहा है एक्समर। ये तो ब्लैकडाउ सेक्ट के 4 खूंखार एलीट फाइटर्स हैं। ताकत का हिसाब शुजी अपने दिमाग में चारों की स्पीड, स्टाइल और सनक का विश्लेषण करता है। इनमें से एक छिपा हुआ जंगली है, एक मानसिक, एक तलवारबाज और एक सोता हुआ गधा। फिर वो फौरन एक को निशाना बनाता है। तू तो पहले ही चुप हो जा। पहला बंदा फालतू घमंड करता है, छोटा सा लड़का है, कुछ नहीं उखाड़ेगा।
अब उखाड़ूंगा तेरी पसलियां। एक दमदार किक उसके पेट में लगती है। वो हवा में उड़ता है और उसके चेहरे पर छलकता है। शुजी का चेहरा अब एक राक्षस जैसा दिखता है, मौत का हड्डीधारी शेर। दूसरा बंदा जैसे ही झपटता है, शुजी उसकी आंखें ही उंगलियों से निकाल लेता है। अब तो मेरी आंखें। वो जमीन पर लौटता है जैसे आत्मा भी भाग निकली हो। आई पैच वाला लड़ाका गुस्से में जोर से चिल्लाता है, अब तू बचेगा नहीं लौंडे। वो अपनी तलवार लेकर शुजी पर कूद पड़ता है। वो हड्डी जा लगती है सीधे आई पैच वाले योद्धा की आंख में। मतलब बची हुई भी एक आंख गई अब। भयंकर आवाज होती है, धड़ाक, और वो बंदा उल्टा घूमकर अंधेरे में गिर जाता है। शुजी हवा में अपनी खून से सनी हड्डी को फिर पकड़ लेता है। आंखों में चमक है, होंठों पर सन्नाटा, लेकिन बदले की आग सुलग रही है। वो बंदा जो पहले शुजी से आंखें गंवा चुका था, अब जमीन पर रेंगता हुआ करा रहा है। पर शुजी को दया नहीं आती। थाक हड्डी उसके चेहरे पर दोबारा गिरती है, खून की बौछार। पहला फाइटर अब बदले की कसम खाता है। जमीन पर गिरे पहले बंदे की हालत खराब है, पर फिर भी गुस्से में चिल्लाता है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। शुजी उसकी तरफ देखता है, तुम लोग हमेशा दूसरों से छीनते आए हो, अब मेरी बारी है। जैसे ही बंदा झपटता है, शुजी हथियार की जगह एक पास रखा बर्तन, फूलदान, उठा लेता है। फिर क्या, ठश! वो फूलदान फटता है उसकी खोपड़ी पर और बंदा जमीन पर औंधा गिर जाता है। ये क्या था भाई? शुजी मजे से कहता है, सजावट भी काम आती है अगर हाथ सही हो। अब वो खड़ा है, उसके चेहरे पर खून के छींटे, पर आंखों में चमक नहीं बल्कि स्याह अंधकार है। वो बोलता है, मेरा असली उद्देश्य आत्माएं चुराना है। अब ये कहानी बदल गई, मारने से आगे अब तो आत्मा भी ले जाएगा। एक गंजा योद्धा जो अब तक सोच रहा था कि ये लड़का बस कोई सिरफिरा है, अब कांपता हुआ देखता है। ये तो राक्षस है। वो सोचता है, हम तो कुख्यात सेक्ट वाले हैं, पर इतनी बेरहमी से तो हम भी नहीं लड़ते। मतलब खुद अपराधी भी डर गए, अब तो सत्यानाश तय है। जैसे ही बॉल फाइटर जमीन पर गिरता है, उसका शरीर कांप रहा होता है। वो डर से हाँफ रहा है। सामने खड़ा है, एक हाथ में खून से भीगी हड्डी, आंखों में जलती हुई लाल रोशनी। उसका पूरा शरीर लाल राक्षसी ऊर्जा से घिरा हुआ है, जैसे उसके अंदर कोई एंशिएंट डीमन जाग उठा हो। बॉल फाइटर की हालत, डर के मारे तलवार भी कांप रही। वो आदमी गला सिकोड़े दांत पीसते हुए तलवार पकड़ता है, पर उसके हाथ कांप रहे हैं। उसका चेहरा पसीने से तरबतर है, डर जैसे उसके आत्मा तक घुस गया हो। वो सिर्फ इतना कह पाता है, तू है क्या? शुजी, लाल आंखों वाला मौत का सौदागर नहीं, सिर्फ बदले की आग और एक भयानक शांति। वो धीरे से सांस छोड़ता है, हुम्फ, फिर एक और वार, धड़ाम। हड्डी का वार इतना घातक कि हवा कांप उठती है, खून की बौछार दीवार तक जा पहुंचती है। बॉल फाइटर कराहते हुए जमीन पर लौटता है, जैसे उसकी पसलियां अंदर से चटक गई हों। तू है कौन? गंजा आदमी दर्द से चिल्लाता है। तू कौन है? तुझे किसने भेजा? शुजी बिना रुके जवाब देता है, लोहार ने। क्या? बंदा हक्का बक्का रह जाता है। लोहार? वही लोहार जिसने मुझे सामान नहीं दिया था। शुजी की घोषणा, अब हिसाब पूरा हुआ। अब कैमरा जूम आउट करता है, चारों तरफ फैली लाशें। ब्लैक डाउ सेक्ट के चारों एलीट फाइटर्स जमीन पर पड़े हैं। शुजी उनके बीच खड़ा है, हवा में अब भी लाल ऊर्जा की लहरें थरथरा रही हैं। वो कहता है, इनकी मौतें उस कीमत के लिए काफ़ी हैं। ब्लैक डाउ सेक्ट का मुख्य द्वार और उस पर छाया हुआ एक डरावना लाल आसमान, जैसे खुद ब्रह्मांड बोल रहा हो। एक परछाई पीछे से कहती है, मास्टर मिशन फेल हो गया है। और बस इतना सुनना था, अंदर का तूफान अब फटने वाला था। दो लोग बैठे थे एक टेबल पर। एक था गंजा लेकिन क्रोधित, दूसरा ग्रे बालों वाला साइलेंट कातिल टाइप गू यू, यानी ब्लैक डाउ सेक्ट का बॉस। पहला आदमी भुन भुनाता है, मास्टर और यंग मास्टर का पारा 7वें आसमान पर है। ये मिशन तो बच्चों का खेल था, माल भी मिलता, इनाम भी, और अब देखो, हाथ आया कुछ नहीं। स्कारफेस, माथे पर नसें फटने वाली। गुस्से में चिल्लाता है, हरामियों ने सब गुड़ गोबर कर दिया। दूसरा आदमी फिर डरते हुए बोलता है, हमारे लोग मारे गए और अब हम ईविल अलायंस को टैक्स भी नहीं दे सकते। अगर मनी कलेक्शन डेमन आ गया तो। सन्नाटा छा जाता है। गू की मुट्ठी कसती है। गू के चेहरे पर क्रोध का सैलाब। इतना आसान ऑपरेशन था, टाइगर एनफोर्समेंट ब्यूरो को मिटा देना था बस, और उल्टा अपने ही लोग कट गए। और वहां खड़ा है एक अकेला लड़का, शुजी, हाथ में खून से सनी तलवार, चेहरा शांत, पर आंखें कह रही हैं, मैं ही हूं वो अंत जिसके बारे में ब्लैक डाउ ने कभी सोचा नहीं था। ग्रे हेयर वाला गूयू अब मुट्ठी बांधे खड़ा हो जाता है।
अब बहुत हो गया, अगर हमने जल्द कुछ नहीं किया तो अगला नंबर हमारा है। दूसरा आदमी, तो अब क्या करें? गुयू की आंखें चमकती हैं। अब हम शांति नहीं, बदला लेंगे, और मनी कलेक्शन डेमन से पहले हम खुद उसके पास पहुंचेंगे। ब्लैक दाओ सेक्ट का हेडक्वार्टर, अंदर मीटिंग जारी है। ग्रेबाल वाला गू यू अब भी गुस्से में बैठा है, पर सबसे ज्यादा भड़का हुआ है वो स्कारफेस, जिसकी नसें माथे से बाहर झांक रही हैं, क्योंकि कोई भी जिंदा वापस नहीं आया। हमें ये तक नहीं पता कि हुआ क्या था। टेबल पर हथेली मारता है, गुस्से से कांपते हुए। गलती मेरी है, शुरू से ही 4 एलाइट योद्धाओं में से एक को भेजना चाहिए था। गू यू भौहें चढ़ाकर जवाब देता है, मुझे क्या पता था कि टाइगर पिट सेक्ट के गार्ड इतने खतरनाक होंगे। अगर पहले से बताया होता तो हम ये गड्ढे में ना गिरते। मतलब अब तो ये कह रहा है कि सब हमारी गलती है। सुन ले साफ साफ, अगर अगली बार भी ऐसा हुआ तो हम सब की कब्र खुद ही समझ आया या और समझाऊं? अब बात आती है ट्रांसपोर्ट की। एक नया राज सामने आता है। दूसरा आदमी चिंतित लहजे में बोलता है, अब एक ही रास्ता है। अगर वो ट्रांसपोर्ट मिशन फेल हो गया तो यंग मास्टर की शादी भी टल जाएगी। वो साला लौंडा तब तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक लड़की को पा ना ले। अब गुयू फट पड़ा। समझ गया मैं, बार बार मत बताऊं, बहुत हो गया, चिल्लाता है। बस अब बहुत हो चुका। उसका गला फटने के कगार पर है, चेहरा लाल और टेबल पर मुक्का धड़ाम। अचानक अजीब सी आवाज गूंजती है। दरवाजे के बाहर कुछ हुआ है। एक झंझनाहट, जैसे कोई परछाई गुजरी हो। स्कारफेस और गू यू दोनों रुक जाते हैं। ये आवाज कहां से आई? गू यू आवाज को सुनकर वो सोचता है, ये मुख्य द्वार की तरफ से आया था। वहां तो 4 एलाइट गार्ड्स खड़े होने चाहिए थे। ये अब गंभीर हो चुका है, पसीने की बूंदें टपक रही हैं। कोई अंदर आ गया। फिर दीवारों के पीछे कुछ साए हिलते हैं। फिर एक परछाई दरवाजे के सामने रुकती है। दरवाजा खुलता है। 4 कटी हुई खून से लथपथ इंसानी सिर कमरे में फेंके जाते हैं, हवा में लहराते हुए जमीन से टकराते हैं। स्कारफेस की आंखें फैल जाती हैं। ये तो हमारे 4 एलाइट योद्धा थे। ये कैसे संभव है? क्या ऑर्थोडॉक्स सेक्ट ने कोई ग्रैंड मास्टर भेजा है? डोरवे पर खड़ा है एक अकेला लेकिन राक्षसी आभा से चमकता व्यक्ति। चेहरे पर खून, आंखों में आग जैसी लाली, और होंठों पर एक ऐसा मौन जो डर से ज्यादा मौत का पैगाम है। दूसरा आदमी हड़बड़ाकर चिल्लाता है, रुको, मैं झाओ क्लान से हूं। मेरा ब्लैक दाओ से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो आज बस बातचीत करने आया था। मैं तो सिर्फ बिचौलिया हूं। शूजी चुपचाप खड़ा है, उसका चेहरा कठोर, आंखें शांत लेकिन लहू से भरी हुई। वो हल्के से अपने होंठ काटता है, जैसे खुद को नियंत्रण में रखने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन वो सब जान गए थे, शूजी यहां माफी नहीं। बिचौलिया हकला कर चिल्लाता है, What the hell are you doing? मैं झाओ क्लान से हूं, मेरा ब्लैक दाओ से कोई लेना देना नहीं। लेकिन शूजी बस खून थूकता है, और वो खून सीधा जाकर उस आदमी की आंखों में गिरता है। आदमी, आह, मेरी आंखें! ये जल रहा है। उसकी आंखों से काली धुआं निकल रही है, जैसे उसकी आत्मा को किसी ने कोयले में भून दिया हो। शूजी का इनर थॉट, जो सुप्रीम डिमोनिक आर्ट्स में पारंगत होते हैं, उन्हें डीमन ब्रेकर्स कहते हैं। उनका खून मार्शल आर्टिस्ट के लिए जहर से भी घातक होता है। मेरा जहर उतना खतरनाक तो नहीं, लेकिन इतना है कि मिर्ची की तरह आंखों में जला दे। भाई साहब, शूजी ने खून को चिल्ली पाउडर स्प्रे बना दिया, थू, और सीधे आंखों में। अब ये बंदा मार्शल आर्टिस्ट नहीं, मिर्ची बाबा बन गया है। पर जैसे ही वो लड़खड़ाते हुए पीछे हटता है, What the hell is wrong with you? और छत से तलवार निकालकर शूजी पर वार करता है। शूजी हिलता भी नहीं, वो बस सरकता है सर्प की तरह तेज। वो उस तलवार की धार से बाल बाल बचता है, फिर उसे गौर से देखता है। हम इसकी फाइटिंग स्किल अच्छी है, लेकिन 4 एलाइट हिट्स जितनी अपने हाथ में उठाता है। हड्डी से बना वह राक्षसी हथियार, और उसके चारों तरफ लाल ऊर्जा उमड़ने लगती है, विशैली, खतरनाक और तेजी से उबलती हुई। ब्लैक दाओ सेक्ट लीडर, ये तो वही है, डिमोनिक आर्ट्स। स्कारफेस और बिचौलिया दोनों शौक में डूब जाते हैं। बिचौलिया झाओ क्लान वाला अब आखिरी कोशिश में जुटा है। तलवार लहराते हुए चिल्लाता है,
तू एक पागल दानव है। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। पहले ही हरकत में आ चुका था। उसने तुरंत पलटकर तलवार का वार काट दिया और अगली ही सेकंड में धड़ाक, शूजी की ब्लेड उस आदमी की टांग चीर कर रख देती है। बिचौलिया जमीन पर गिरता है, दर्द से कराहता हुआ। लेकिन शूजी यहीं नहीं रुका। उसने अपने चेहरे से लाल ऊर्जा छोड़ते हुए एक विनाशकारी वार किया, सीधा। उसकी आंखें अब जल रही हैं दानवी लाली से। खून की धारें जमीन पर गिरती हैं और वहां रुकती एक कटी हुई हाथ। वो अब सिर्फ मांस का टुकड़ा है, खून की बूंदों में डूबा हुआ। ये सब देखता है, चेहरे पर घोर भय। डिमोनिक आर्ट्स के उपयोगकर्ता वो ऑर्थोडॉक्स या अनऑर्थोडॉक्स नहीं होते। वो खुद बुराई का प्रतीक होते हैं। ऐसे लोग मार्शल वर्ल्ड के दुश्मन हैं और उनमें से एक आज मेरे सेक्ट के बीच आ खड़ा हुआ है। गुयू का समझता है, जो लोग डिमोनिक पावर से बंधे होते हैं वो असली शैतान होते हैं जब तक किसी उच्च रेल्म में न पहुंचे। उनका धर्म, नीति या आदेश से कोई लेना देना नहीं होता, बस कत्ल। अब गुयू सोचने लगता है, अगर शूजी इस हाव वाले में उलझा है तो मैं चुपचाप निकल सकता हूँ। शायद इविल अलायंस को संपर्क कर लूं, या काम न बना तो मार्शल अलायंस से समझौता करूं। लेकिन तभी वो आवाज आती है, शूजी। ध्यान से उस पर नजर टिकाते हुए धीरे, तुम ही हो ना, है ना? वो शूजी अब उसकी तरफ देख रहा है। उसकी नजरें किसी इंसान की नहीं, वो किसी ऐसे शिकारी की हैं जो अपने शिकार को पहचान चुका है। खून से सना फर्श, कटे सिर और बीच में घुटनों पर गिरा एक गिरगिट बन चुका लीडर। गूनर थॉट, क्या ये इंसान है? डिमोनिक आर्ट्स सीखने के बाद भी ये होश में है। ये तो पीक स्टेज मास्टर है, फिर भी इसने उस राक्षसी ऊर्जा को काबू में रखा है। उसकी आंखों में भय था और पीठ से पसीना बह रहा था। गुयू अब लहू में सने फर्श पर सिर झुकाकर विनती करता है, माफ कर दो शूजी, कुछ भी चाहिए, जो कहोगे दूंगा, बस जान बख्श दो। आवाज कांपती है जैसे कंठ में कांटे फंसे हों। आज ही इविल अलायंस को टैक्स देने की आखिरी तारीख है। अगर मैं फेल हुआ तो मेरा सिर भी जाएगा और शायद तुम्हें भी मुश्किल हो। कैमरा शूजी, चेहरा शांत पर आंखें निचोड़ती हुई। शूजी चुपचाप उसके ऊपर खड़ा है, नीचे देखता है। ये आदमी उतना मूर्ख नहीं जितना मैंने सोचा था, कुछ समझदारी इसमें बाकी है। और फिर अपना फैसला सुनाता है, अगर जान बचानी है तो अपनी मार्शल आर्ट्स छोड़ दो। अगुयू की आंखें फट जाती हैं, शॉक मोड, मेरी मार्शल आर्ट्स? तब तुम मुझसे मेरी जिंदगी ही मांग रहे हो। अगर इनकार किया तो तुम्हारी जान भी नहीं बचेगी। गुयू हाथ जमीन पर गिरता है, पसीने से तरफ-तर, खून में डूबा। वो बमुश्किल अपना शरीर सीधा रख पाता है, थरथराता हुआ आंखें बंद करता है और एक दर्द भरी चीख दबाता है। गू एक लहूलुहान पर छाई बन चुका है, घुटनों पर पड़ा, पर अभी भी उसके भीतर वो मौत जैसी है। उसने अपने दानत कसे, हाथ कांपते हुए हथियार तक ले गया। लेकिन तब शूजी की आवाज आई, सीधी, ठंडी, बेरहम। मैं जानता था तू डरपोक है, बस भौंकता है, काटता नहीं। सडनली शूजी का हड्डी से बना रक्त लाल हथियार एक भयानक वार करता है। गू यू की आंखें फट जाती हैं, सर झटका खाकर पीछे गिरता है। खून हवा में उछलता है और जमीन पर बिखर जाता है। वो चीखता है, माथे से खून फव्वारे की तरह निकलता है। लेकिन इतने में वो एक कड़वा सच समझता है, ये पीक स्टेज मास्टर नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। तूने मुझसे झूठ बोला, तू क्या समझता है मैं इतना कमजोर हूं? मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे की? शूजी सिर्फ मुस्कुराता है। उसकी मुस्कान में था तिरस्कार और उसकी आंखों में एक राक्षस। तू सच में दया के लायक नहीं, तेरी हालत ने मेरा काम और भी आसान बना दिया है। रक्स चारों ओर से उमड़ती है, भयानक लाल काली शक्ति। हवा कांपती है, दीवारों पर दरारें, और शूजी की आंखें अब जल रही हैं शुद्धिकरण की ज्वाला से। अब समय आ गया है ब्लैक डाओ का अंतिम शुद्धिकरण करने का।
तलवार की धार से छिटका खून हवा में तैरता है और सामने खड़ा सेक्ट लीडर लड़खड़ाता है। उसकी आंखों में छटका और अविश्वास है। वह हाँफते हुए बोलता है, ये आभा, तू वो एक्सटेसी सेक्ट का मास्टर नहीं है, एक मामूली सेकंड रेट तलवारबाज, और तूने मुझसे धोखा किया। उसका चेहरा दर्द और अविश्वास से ऐंठता है। हाथ लटक जाता है जैसे जान ही निकल गई हो। वह सोचता है कहीं शूजी ने आखिरी बार में कोई चाल तो नहीं चली, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। शूजी की आवाज गूंजती है, मुझे तेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। आमतौर पर तू बहुत बड़ा झंझट साबित होता, लेकिन तूने खुद ही गलतफहमी पाल ली और उसी ने मुझे आसानी से जीत दिला दी। शूजी के पीछे लाल अग्नि से बने ड्रैगन की आकृतियां प्रकट होती हैं, जैसे उसके भीतर कोई प्राचीन शक्ति जाग उठी हो। वह अब सिर्फ इंसान नहीं रहा, वह एक चलती फिरती तबाही बन चुका है। सेक्ट लीडर की आंखें लाल हो जाती हैं और उसकी चीखें आसमान को चीर देती हैं। मरते हैं शूजी, साथ में मरते हैं। चल चल मेरे साथ नर्क में। शूजी की चाल और तेज होती है। उसका हथियार जो अब खून से सना है आग उगल रहा है। वह लगातार हमला करता है, हर वार बिजली की गति से। सेक्ट लीडर चीखता है, लेकिन न तो बच पा रहा है न वार को रोक पा रहा है। तू एक समय पर ताकतवर रहा होगा, शूजी कहता है, लेकिन मैं अब वो शूजी नहीं हूं जो डरता था। एक और शक्तिशाली वार पड़ता है। शूजी का वार बिजली जैसी तेजी से पड़ता है। लाल ऊर्जा से घिरे उसके चारों ओर गोल गोले घूम रहे हैं, जैसे किसी अभिशप्त शक्ति का नियंत्रण हो। स्विश, हड्डी हवा चीरती है। धड़ाम, एक दुश्मन दीवार से जा टकराता है। शिर, कागज के टुकड़े उड़ते हैं एक दर्दनाक आवाज के साथ। शूजी बिना कुछ बोले एक कागज को हवा में ही पकड़ लेता है। उस शांत पकड़ में भी मौत की आहट है। अपराध की गिनती। शूजी अब सीधे जख्मी टाइगर पिट लीडर के सामने खड़ा है, लाल चमकती आंखों के साथ, हाथ में जलती हुई मशाल थामे। कितनों को उठाकर लाए थे? शूजी का सवाल आग जैसा तपता है। सेक्ट लीडर कराहते हुए देखता है। उसकी आंखों में अब साहस नहीं, सिर्फ भय। मैं गलत था। मैं मानता हूं तू सच्चा योद्धा है, प्लीज मुझे माफ कर दे। शूजी की नजर में कोई दया नहीं। सच्चाई सामने आती है। शूजी ठंडे स्वर में कहता है, तेरा सेक्ट महिलाओं के आंसुओं पर बना है, तूने उनकी जिंदगी नर्क बनाई और अब तू माफी चाहता है। वह हाँफते हुए देखता है, लेकिन शूजी की आंखें न बदलती हैं। उनमें सिर्फ एक सवाल जल रहा है। शूजी मशाल को और पास लाता है। लपटें उसकी आंखों में झलकती हैं, जैसे उसकी आत्मा जल रही हो। मैंने पूछा, कितने थे? नहीं, असली सवाल यह है, कितनों ने तेरे सामने ऐसे ही माफी मांगी थी जैसे अब तू मांग रहा है? पसीना और आंसू उसके चेहरे पर बहते हैं। उसका गला सूख गया है। वो बड़बड़ाता है, मैंने गलती की, मुझे एक मौका दो, मैं कुछ भी करूंगा, कुछ भी। लेकिन शूजी अब पत्थर है, एक इंसान जिसने इंसाफ का चेहरा देखा है और जो अब किसी और भाषा में बात नहीं करता। बदला, शिवशाल को फेंक देता है। फ्रश, आग एक ही पल में फूट पड़ती है। लीडर की चीखें आसमान फाड़ देती हैं। वो जमीन पर रेंगता है, हाथ जोड़ता है, लेकिन अब दया की कोई जगह नहीं। शूजी एक पल के लिए आग की तरफ देखता है, फिर अपनी हड्डी से बनी रक्तरंजित हथियार को हवा में उठाता है। ये टाइगर एनफोर्समेंट ब्यूरो के उन पुरुषों के पश्चाताप में मदद करेगा जिनकी आत्माएं अब भी रो रही हैं। ब्लैक डाउ के सेक्ट लीडर का शरीर अब भी भभकती आग में पड़ा हुआ था, उतर रहा था, मगर शूजी की आंखों में दया नहीं थी। उसका खून से सना हुआ हड्डी का हथियार अब भी उसके हाथ में था। शायद ये आदमी पूरी तरह बेकार नहीं था। शायद इसका नाम इसकी मौत से कुछ कीमत बन सके। चारों तरफ आग ने इन्फर्नो का रूप ले लिया था। तभी पीछे से आवाजें आईं, मास्टर जल्दी इधर आइए। कई लोग चिल्ला रहे थे, किसी और की तरफ इशारा करते हुए। उसका माथा बल खा गया और रक्त से सना उसका शरीर दरवाजे से बाहर आया, जैसे खुद यमराज ने किसी को नर्क से घसीट कर बाहर निकाला हो। एक दुश्मन। ये कौन है? ये बच्चा कहां से आया? दूसरा, बच्चा नहीं, भूत होगा, मारो इसे। शूजी ने थका हारा सिर उठाया, आंखों में नफरत और थकान थी। रात लंबी होने वाली है। दृश्य परिवर्तन। अगली सुबह एक व्यस्त नगर चौक, लोगों की भीड़ जमा थी। चाय की दुकानों और सड़कों पर चर्चा हो रही थी। एक आदमी, सुना तुमने कल रात जो हुआ? दूसरा, कौन सी बात? पहला आदमी, मेरा जानने वाला है, ब्लैक डाउ में नौकर था, उसने बताया। तीसरा, मैंने भी सुना, पूरी ब्लैक डाउ सेक्ट खत्म कर दी गई, पूरा मुख्यालय जलकर राख हो गया। हाँ, बहुत अच्छा हुआ, वो लोग कुछ भी नहीं थे, घमंडी कुत्ते। याद है टाइगर पिट सेक्ट? उनके साथ जो किया था ब्लैक डाउ ने, क्वाइगर पिट भी क्या पीड़ित हुआ था? पहला आदमी, हाँ भाई, सुना है ब्लैक डाउ ने चेनजांग से टाइगर पिट के सारे कर्ज खरीद लिए थे। जैसे ही टाइगर पिट फंसा, ब्लैक डाउ ने उनके गले में फंदा डाल दिया। सांप को दूध पिलाओ तो क्या होता है? ब्लैक डाउ ने वही किया। तीसरा, मैंने भी सुना, पूरी ब्लैक डाउ सेक्ट खत्म कर दी गई, पूरा मुख्यालय जलकर राख हो गया। हाँ, बहुत अच्छा हुआ, वो लोग कुछ भी नहीं थे, घमंडी कुत्ते। एक युवा लड़का जो अब तक सुन रहा था धीरे से बुदबुदाता है। तो आखिरकार न्याय मिला, कोई तो था जो आग बनकर उनके पाप जलाने आया। कहानी का रंग बदलता है। नायक का नाम अब गूंजी का नाम अब हवाओं में तैरने लगा था। कोई उसे खून से नहाया बच्चा कह रहा था, तो कोई लाल राक्षस।
मगर जो भी था वो अकेला था और उसने एक पूरी सेक्ट को मिटा दिया था। उस योद्धा ने ब्लैक डाउ का अंत कर दिया। वह तो हीरो निकला यार। कुछ ने कंधे उचका दिए। अब कर्ज वर्ज गया भाड़ में। टाइगर पिट सबसे ऊपर है। लेकिन वहीं पास ही एक तंबू के पीछे शुजी पड़ा था, चुपचांत, पर उसकी आंखों में तूफान भरा था। अचानक एक भोंपू जैसी आवाज गूंजी। अबे नए वाले, घोड़े की टट्टी साफ किया नहीं? शुजी ने सिर उठाया। कोई जवाब नहीं दिया। नजरें झुकी। क्या हुआ बे? मुंह पे ये घिसा हुआ लुक क्यों है? वही आंखें तरेरता हुआ आगे आया। तू नया लग रहा है और तेरी शक्ल बता रही है कि तू प्रॉब्लम है। बता, है कोई प्रॉब्लम? शुजी सोचने लगा, क्या अभी दिखा दूं अपना गोल्ड टोकन? सब शांत हो जाएंगे। लेकिन फिर खुद को रोका। नहीं, अभी नहीं। जाओ क्लान से मामला सुलझे बिना सब बिगड़ जाएगा। मुझे छुपा रहना होगा। वो सिपाही पास आया और घूसा दिखाकर गर्जा। अबे सुन ले, यहां सबका काम बराबर है। अगर तेरी नाक ऊंची है तो उसे काट देंगे। शुजी चुप, बस देखता रहा। तभी एक तेज आवाज गूंजी। ये तुम दोनों? सिपाही और शुजी दोनों मुड़े। के को क्यों तंग कर रहा है? सिपाही भुनभुनाया। सर, वो काम नहीं कर रहा था। और तू क्या काम कर रहा था? उसकी शक्ल देखी? अभी अभी आया है। आराम दो उसे। पीछे हटा। अब वो नया शख्स शुजी के पास आया। तू नया है, लेकिन मैं तुझे पहचानता हूं। शुजी चौंक गया। क्या वो मुझे पहचान गया? शुजी चुपचाप उस आवाज को पहचान जाता है। वो आवाज जो थोड़ी नर्म है, थोड़ी जान पहचान सी लगती है। सामने जो आकृति खड़ी है वो मुस्कुरा रही है और बोल रही है, मुझे यहाँ की परंपराओं की ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जब किसी नए को अपनी टीम में लेना हो तो सोच समझ कर लेना चाहिए, है ना आकू? उसका नाम सुनते ही माहौल थोड़ा बदलता है। वही आकू जो नरमी से मुस्कुरा रही है, लेकिन उसकी बातों में गहराई और अनुभव की परछाई है। वुएन माथा पकड़कर बड़बड़ाता है, ये लड़का कुछ भी नहीं सुनता मेरी बातों की, जरा सी भी अकल नहीं है इसमें। आकू शांत लहजे में जवाब देती है, अभी बच्चा ही तो है, शायद पहली बार ऐसी जिम्मेदारी निभा रहा है, सब रखो, समझाओ उसे। वुएन नाक भौं चढ़ाकर कहता है, पर यह तो बस एक भटकता हुआ आवारा है, थोड़े दिन में निकल जाएगा यहां से। आकू मुस्कुराकर अपनी उंगली उठाती है। कहते हैं एक झोंके की मुलाकात भी नियति होती है, इसीलिए हर रिश्ता, हर मुलाकात कीमती होती है। जिंदगी बहुत अनजानी होती है, क्या पता फिर कभी किसी दूर देश में अजनबी जगह पर दोबारा मुलाकात हो जाए, हो सकता है परिवार बन जाए। वुएन सोचता है, इस लड़के से दोबारा मिलना हम जैसे कभी होगा। वहीं पास खड़ा एक दूसरा आदमी बुदबुदाता है, दूर देश, ये तो उनवी प्रांत है, यहां से बाहर जाता ही कौन है? फिर आकू की आवाज एक बार फिर हवा में गूंजती है, इस बार सीधे शुजी से, अरे तुम ही हो ना नया लड़का? उसकी आवाज में गर्मजोशी है, अपनापन है। शुजी की आंखें चौंक कर उठती हैं, उसकी निगाहों में थोड़ा संकोच और बहुत सारा ध्यान है। आकू धीरे से मुस्कुराते हुए आगे कहती है, घबराओ मत, अगर कोई परेशान करे तो मुझे बताना, मैं देख लूंगी। वो अपनी बात की पुष्टि करती है, एक वादा करती मुस्कान के साथ। शुजी की नजरें उसमें कुछ ढूंढने लगती हैं, जैसे पहली बार किसी ने उसकी परवाह की हो। वो एकटक आकू को देखता है, न कुछ कहता है, न मुड़ता है। उसकी आंखों में वो भाव हैं जो अक्सर गूंगे दर्द रखते हैं, जैसे उसके अंदर कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो लेकिन शब्द नहीं निकल रहे। जहां शुजी अतीत और वर्तमान के बीच झूलता हुआ आकू को देखता है। शुजी की नजरें ठहर गईं। जब आकू उसके सामने खड़ी थी, चांदनी उसके बालों को छू रही थी और वो शांत मुस्कान उसके चेहरे पर थी। शुजी जैसे किसी पुराने ख्वाब में चला गया हो। उसकी सुंदरता ने मुझे फिर से हिला दिया। शुजी सोचता है, ये वही आकू है, लेकिन फिर भी कुछ तो अलग है। उसकी आवाज, उसकी चाल, सब कुछ थोड़ा बदला बदला सा था। लेकिन फिर उसकी नजर आकू की आंखों पर पड़ी। वही आंखें, ये तो बिल्कुल वैसी ही है जैसी पहले थीं। शुजी के मन में गूंजता है। वह हल्के से मुस्कुराता है और कहता है, तुम बिल्कुल नहीं बदली आकू। आकू उसकी बात पर थोड़ा चौंक जाती है। उसे समझ नहीं आता कि शुजी ऐसा क्यों कह रहा है। फिर शुजी गंभीर होकर कहता है, अगर कोई तुम्हें तंग करे तो सीधा मेरे पास आना, समझी? दोनों की आंखें मिलती हैं। एक पल के लिए पूरा माहौल थम सा जाता है। आकू के चेहरे पर हल्की कोमल मुस्कान आ जाती है। वो धीरे से सिर हिलाकर कहती है, ठीक है, बताऊंगी। पीछे खड़े वुएन और उसके साथी हक्के बक्के रह जाते हैं। एक तो गुस्से से भड़क उठता है और शुजी को डांटने लगता है, तू क्या कर रहा है बेअदब? पर शुजी केवल मुस्कुराता है। उसने अपनी बात कह दी थी, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। दृश्य बदलता है। शुजी अब खुले मैदान में खड़ा है। चारों ओर सूखी घास फैली है। आकाश में पूर्णिमा का चांद हल्की रोशनी बिखेर रहा है। शुजी जमीन पर झुका है। वह अपने हथियार और उपकरण एक एक कर घास के नीचे से निकालता है। कमर में एक थैली बांधता है और आंखों में एक दृढ़ता आ जाती है। अब सबका बदला ले लिया है, उन एस्कॉर्ट योद्धाओं का, उस दुकानदार का भी। वह अपना स्टाफ कसकर पकड़ता है, जैसे अब उसे कोई और मंजिल बुला रही हो। फिर वह एक लंबी सांस लेकर धीरे से कहता है, अब वक्त आ गया है अपने सौगंध भाई के कातिल को ढूंढने का।